कलरा महादेव स्थान पर पहली बार पर्यटन महोत्सव का भव्य आयोजन। पौराणिक एवं आस्था का केंद्र कल्याणेश्वर महादेव स्थान पर बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की ओर से पहली बार कलरा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं और स्थानीय ग्रामीणों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को उत्सव का रूप दे दिया। पूरे परिसर को आकर्षक रोशनी और रंग बिरंगी सजावट से सजाया गया था, जिससे मंदिर परिसर की भव्यता और भी निखर उठी। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित बिहार सरकार के पर्यटन विभाग के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान मंत्री सहित सभी अतिथियों का पाग, डोपटा व फूल माला के साथ भव्य स्वागत किया गया। अपने संबोधन में मंत्री श्री प्रसाद ने कहा कि कलरा महादेव स्थान धार्मिक आस्था के साथ साथ पर्यटन की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। सरकार का उद्देश्य है कि ऐसे ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को विकसित कर राज्य के पर्यटन मानचित्र पर विशेष पहचान दिलाई जाए। उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा मिलने से स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और क्षेत्र की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मंत्री ने कहा कि कल्याणेश्वर राजा जनक का द्वार है और यहीं से परिक्रमा की शुरुआत होती है, इसीलिए फुलहर गिरजा और यह स्थान के साथ साथ कल्याणेश्वर स्थान को भी विकसित के दिशा में हर संभव प्रयास किए जाएंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने कहा कि जिला प्रशासन पर्यटन विभाग के साथ मिलकर इस स्थल के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु बेहतर सड़क, पेयजल, स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही। साथ ही उन्होंने स्थानीय लोगों से सहयोग की अपील की ताकि यह महोत्सव हर वर्ष और अधिक भव्य रूप से आयोजित हो सके। इससे पहले डीएम ने कलरा महादेव का पूजा व जलाभिषेक किया। महोत्सव में मिथिला का प्रसिद्ध गायिका पूनम मिश्रा सहित अन्य कलाकारों ने लोकगीत, लोक नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से दर्शकों का मन मोह लिया। वहीं दर्शकों ने स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुति को खूब सराहा। स्थानीय लोगों ने कहा कि इस ऐतिहासिक आयोजन ने क्षेत्र में उत्साह और नई उम्मीदों का संचार किया है। महोत्सव को विधान परिषद सदस्य घनश्याम ठाकुर, स्थानीय विधायक सुधांशु शेखर, पूर्व विधायक रामाशीष यादव ने भी संबोधित किया। मौके पर 20 सूत्री अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता, बेनीपट्टी एसडीएम सारंग मणि पांडे, एसडीपीओ अमित कुमार, बीडीओ रविशंकर पटेल, सीओ रीना कुमारी, हरिश्चंद्र शर्मा, जंग बहादुर यादव, युगल किशोर यादव, रणवीर सिंह, वीरेंद्र झा और फुनूनू झा, राम स्नेही महतो, जय कुमार मंडल, कलरा मंदिर कमेटी के अध्यक्ष शिव नारायण यादव, अनिरुद्ध यादव सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। वहीं सुरक्षा की बागडोर थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार ने संभाले हुए थे। शिवरात्रि को मनाते हैं। देवों के देव महादेव से हम जितना कुछ सीख सकते हैं वो कम है। शिव जी की आकृति को अगर हम देखें तो पूरी आकृति ही इतने अपोजिट फोर्सेस से मिली हुई है, इतनी विपरीत ताकतों से। अगर माथे पे देखें तो मां गंगा का वास है, तीसरी आंख में देखें तो आग है। पानी और आग एक ही शरीर में है। अगर गले में देखें तो हलाहल विष है, नीलकंठ जिनके लिए शिव जी को बोला जाता है। और सर पे देखा जाए तो चंद्रमा जी का वास है, जिनको अमृत की उपाधि है। तो विष और अमृत भी एक ही शरीर पे। गले में सांप है और उनके ही भाई कार्तिकेय जी की जो सवारी है वो मोर है, यानी सांप और मोर भी एक साथ है। इतनी विपरीत शक्तियां वही तांडव भी करते हैं जो विनाश करते हैं, और उन्हीं को भोलेनाथ भी कहा जाता है जो करुणा के अवतार हैं। इतनी विपरीत शक्तियां रहते हुए भी अगर महादेव को देखेंगे जब भी, तो एकदम शांत चित्त बैठे हुए दिखेंगे। तो ये हम सभी को सीखने की जरूरत है कि हमारे अंदर, हर किसी के अंदर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों शक्तियां होती हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम किस शक्ति को लेकर अपने जीवन में आगे चलते हैं।
अगर हम सकारात्मक शक्तियों को आगे लेके चलना चाहेंगे तो चाहे जीवन में कितनी भी विपरीत स्थिति हो, चाहे कितनी भी विपरीत ताकतें हो, हम अपने लक्ष्य को अवश्य हासिल करेंगे उसी शांत चित्त के साथ जो महादेव का है। तो इन्हीं बातों को आज हमें संकल्प लेना चाहिए और सीखना चाहिए। और अंत में शिव जी के जीवन से जो साक्षात हम सीख सकते हैं वो है महिलाओं की रिस्पेक्ट और इज्जत करना। अगर शिव में से शक्ति का ई निकाल दिया जाए तो शिव ही सब हो जाएगा। अर्धनारेश्वर, इसीलिए शिव जी ने अपने आप को दुनिया के सामने दिखाया कि आधा नर और आधा नारी। इसलिए हमें अपने घर में अपने बेटे के साथ अपनी बेटी को भी वही शिक्षा और वही चीजें देने की प्रयास करना चाहिए जो अपने बेटे को दे रहे हैं। क्योंकि इस युग में आप कोई ये डिसाइड नहीं कर सकता कि आपका नाम बेटा रोशन करेगा या बेटी। आप एज माता पिता दोनों को इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निर्वहन करिए। और कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ बैठी हुई एक कोई बेटी आने वाले समय में मधुबनी की जिला पदाधिकारी के रूप में आएगी। इसी धारणा के साथ जाएंगे। मैं अपना वक्तव्य इन्हीं बिंदुओं के साथ समाप्त करता हूँ और अंत में आप सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामना देता हूँ। आज सभी लोग यहाँ से महादेव का स्मरण करके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मिथिला, जय बिहार, जय भारत। श्री रामाशीष यादव जी, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष श्री भोगेंद्र ठाकुर जी, जंग बहादुर यादव जी, श्री अनिल सिंह जी, प्रमोद गुप्ता जी जो विश्वश्री के अध्यक्ष हैं हरलाखी, और इस जिला के कर्मठ जिला अध्यक्ष प्रशासनिक रूप से कुशल श्री आनंद शर्मा जी, हमारे अनुमंडल पदाधिकारी और बेनीपट्टी श्री सारंग पानी पांडे जी, हरलाखी के प्रखंड विकास पदाधिकारी, बेनीपट्टी के एसडीपीओ श्री अमित कुमार जी, हरलाखी के सीओ, मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है वहां तक के सभी श्रोता बंधु, आप सभी शिव भक्तों को सबसे पहले मेरा प्रणाम और बाबा कल्याणेश्वर के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हुए श्री श्री 108 बाबा परमहंस जी की ये पुण्य धरती को प्रणाम करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि ये कल्याणेश्वर महोत्सव, कलना शब्द से कल्याणेश्वर हुआ है और कलना गांव भी है, और कलना का अर्थ गणना, तारों की गणना, दृढ़ सृष्टि, रचना, कई प्रकार के सकारात्मक शक्तियां कलना शब्द से जुड़ी हुई है। ये कल्याणेश्वर बाद में चलकर हिंदी के विद्वान लोग इसे कल्याणेश्वर करने लगे, लेकिन इसका असली शब्द कलना से कल्याणेश्वर है और उसका कई प्रमाण है। इसलिए इसका नाम भी कल्याणेश्वर महोत्सव रखा गया है। और मात्र 3 दिन में स्वीकृति मिली, उसके पश्चात तुरंत मैंने अपने अधिकारियों से कहा कि मधुबनी जिला पदाधिकारी को आप व्हाट्सएप से, मेल से सूचना करें ताकि 3 दिन में इस कार्यक्रम को करना बहुत चुनौतीपूर्ण था। और विशेष रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने लगातार किसी न किसी माध्यम से इस शिवरात्रि के अवसर पर यह कल्याणेश्वर महोत्सव हो जाए
इसके लिए इन्होंने हमेशा याद दिलाने का काम किया और त्वरित गति से विभाग ने भी इसको स्वीकृति देकर और राशि भी यहाँ उपलब्ध करा दिया। 11 तारीख को महालेखाकार के पास जाता है और यहाँ राशि पहुंच जाती है। ये अपने आप में बहुत ही त्वरित गति से काम करने को दर्शाता है, इस सरकार के इच्छा शक्ति को दिखलाता है। और ये स्थल कितना महत्व का है उसका वर्णन हमारे जिलाधिकारी कर चुके, तो अब मुझे लगता है कि बहुत वर्णन की जरूरत नहीं है। ये राजा जनक का द्वार है और राजा जनक जी के द्वारा 5 शिवलिंग की उत्पत्ति उनके यज्ञ से हुआ और उससे सब जगह स्थापना हुई। कलानेश्वर, हलेश्वर, सिरेश्वर, जलेश्वर, ये सब एक जुड़ा हुआ है और वो मिथिला के चारों ओर स्थापित है। ये राजा जनक का द्वार है और इसीलिए 84 कोस की परिक्रमा यहीं से प्रारंभ होकर यही समापन करते हुए गृह परिक्रमा के लिए जनकपुर जाती है, जहां वहां 5 कोस का अंत गृह परिक्रमा करके समाप्त होता है। वो सभी 14-15 स्थल है जहां रात्रि विश्राम होता है। 13 स्थल होगा संभवतः या 14-15 दिन लगता है। द्वितीया को शुरू होता है होली से पहले और सम्मत से जलने से पहले समाप्त हो जाता है। और लाखों श्रद्धालु जगह जगह पर विश्राम भी करते हैं। आज तो थोड़ी व्यवस्था भी रहती है। उन दिनों आंधी में, बरसात में हम लोग देखे हैं बचपन में कि यहाँ पूरा फील्ड और खेत भरा रहता था। लोग अपनी सुविधा से आते हैं, अपनी सुविधा से जाते हैं, पैदल यात्रा करते हैं। जगह जगह के महंत अपना अपना डोली लेकर यहाँ पधारते हैं। तो इसलिए कला संस्कृति विभाग और पर्यटन विभाग के मंत्री होने के बाद मेरे मन में, जहां से मैं आता हूं इस मिथिला क्षेत्र से, मिथिला के प्रति जो ऋण है मेरे ऊपर, क्योंकि आप सबका स्नेह, आप सबका प्यार ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है। और मैं पहली बार अपनी राजनीति की शुरुआत इस हरलाखी से ही की थी और वर्षों तक यहाँ संघर्ष के पश्चात जब परिसीमन में मेरा प्रखंड खजौली में चला गया, तब मैं वहां जाकर विधायक बना और तब से 3 बार आपके आशीर्वाद से विधायक हुआ। अभी बिहार सरकार के 2 विभाग का दायित्व मेरे कंधों पर है और इसलिए मैं सबसे पहले मां जानकी की धरती पुनौरा धाम में जाकर मत्था टेककर और तब कार्यभार ग्रहण किया और उनसे आशीर्वाद यही लिया कि भगवान राम के मंदिर के तर्ज पर अयोध्या में 550 वर्ष के संघर्ष के बाद भगवान का राम मंदिर अपने जन्म स्थल पर बन पाया, तो माँ सीता के पुनौरा धाम का मंदिर 3.5 साल में तैयार करने की चुनौती का ये बल मुझे प्रदान करो और वो काम प्रारंभ है। वहाँ 942 करोड़ की योजना से माँ सीता का मंदिर का कार्य प्रारंभ हो चुका है, 3.5 वर्ष में पूरा करना है। और उसी के साथ ये मिथिला क्षेत्र स्वाभाविक रूप से पर्यटन के क्षेत्र में विकास करेगा। वैसे तो देश और दुनिया में पर्यटन की जो अपार संभावनाएं बढ़ी है, पर्यटन उद्योग का दर्जा ले रहा है तेजी से। हमने भी बिहार पर्यटन को देश और दुनिया के मानचित्र पर लाने का संकल्प लिया है कि इसको आगे बढ़ाना है और पर्यटन एक बड़ा उद्योग हो सकता है इस बिहार का। बिहार की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की एक अच्छी भागीदारी हो सकती है। जिस तेज गति से धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिस गति से आवक बढ़ रही है पर्यटकों की, वो मुझे जरूर उत्साहित करता है। और हम लोग लगातार, जबकि राजस्थान जैसे राज्यों में ऐसा कुछ नहीं है जो बिहार के अंदर है, लेकिन उसके बावजूद भी
वो एक पर्यटकों को आकर्षित करता है। वहाँ के राजाओं ने अपना ध्वस्त भवन, ध्वस्त महल को बना दिया, मरम्मत कर दिया और उसी को देखने के लिए दुनिया भर के लोग आने लगे। लेकिन बिहार 20 वर्षों तक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में लगा रहा। उसके पहले न सड़कें थी, न बिजली थी, न पानी मिलता था, कोई पर्यटक क्यों आता बिहार। लेकिन आज जब तेज गति से बिहार विकास किया है, भारत के विकास के साथ अपनी गति को मिलाने के लिए बेताब है, तो आज पर्यटकों का आगमन बढ़ा है। और ये कहते हुए हर्ष हो रहा है कि 6 करोड़ 30 लाख पर्यटक साल भर में यहाँ आना शुरू हुआ है, जिसमें 7 लाख विदेशी पर्यटक भी हमारे यहाँ आ रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हमारे पास बौद्ध मंदिर है, जहाँ दुनिया भर के लोग आते हैं। बौद्ध संप्रदाय के लोग जहाँ भी हैं दुनिया के अंदर, उनकी वो पुण्य भूमि है। उसी प्रकार से सिखों की पुण्य भूमि पटना साहिब है, जो 10वें गुरु गोविंद सिंह का है। और वहाँ प्रकाश पर्व के अवसर पर लोग आते हैं, उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है। और उसी के साथ ये मिथिला क्षेत्र, जिसके लिए कहा जाता है कि पग पग पोखरी माछ मखान, सरस बोली मुस्की मुख पान, विद्या वैभव शांति प्रतीक, जनक नगरी मिथिला थी। तो जनक महाराजा विदेह राजा जनक के नाम पर जो ये मिथिला है, उस मिथिला का विकास के बिना बिहार का विकास कदम ताल नहीं करेगा। इसलिए मिथिला को विशेष रूप से जो रामायण सर्किट अयोध्या से चलकर सीतामढ़ी को आती है, उसको जनकपुर तक ले जाने का जो मार्ग है, वो मिथिला का ये प्रवेश द्वार है। इसलिए गिरजा स्थान, अहिल्या स्थान सबको जोड़ते हुए और कलानेश्वर स्थान को भी जब तक हम उसमें जोड़ेंगे नहीं, तब तक वो हमारा पर्यटन का सर्किट, रामायण सर्किट पूरा नहीं होगा। उसी प्रकार से हम बौद्ध सर्किट पर भी काम कर रहे हैं, सूफी सर्किट पर भी काम कर रहे हैं, जैन सर्किट पर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि जैन के भी भगवान महावीर की धरती और लोकतंत्र की जननी वैशाली हमारे यहाँ है। इन सारे चीजों के विकास के साथ ये बिहार विकास करेगा। और बिहार में हम पर्यटन के माध्यम से निर्णय लिए हैं हम लोगों ने कि 20,000 लोगों को हम भी रोजगार देंगे, जो हमारा एनडीए का संकल्प है। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो ठाना है कि हम 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, इसलिए हमने कहा कि युवा महोत्सव मधुबनी में हो जिले का। और जब डीएम साहब ने युवा महोत्सव कराया यहाँ इतने भव्य तरीके से, उसमें से कई युवा जाकर राष्ट्रीय पुरस्कार जीत कर आए हैं। प्रधानमंत्री जी के पास जाकर उसने अपने संगीत को रखा है। ये अवसर इस बिहार को प्राप्त हुआ है। और वो महोत्सव का समापन इसी मधुबनी में हुआ पिछले दिनों। तो इस प्रकार से कला और संस्कृति, ये दोनों विभाग आपस में समन्वय ढूंढता था। और लंबे समय के बाद दोनों विभाग के एक मंत्री जब मिला है, तो उसका समन्वय को हम लोग स्थापित करते जा रहे हैं। और इस कलानेश्वर परिक्रमा के लिए जो माननीय हमारे विधान पार्षद और हमारे विधायक जी चिंतित थे, उसके लिए हमने योजना तैयार करना प्रारंभ किया है। और मुझे लगता है कि शीघ्र एक और जो बड़ी योजना इस कलानेश्वर के अंदर आने वाली है। अभी मैं बहुत नहीं उसकी चर्चा करूंगा, लेकिन शिव सर्किट का तो हिस्सा हम लोग चाहेंगे कि ये भी बन जाए आपका कलानेश्वर स्थान। और कई प्रकार की सर्किट हमारे यहाँ बिहार के अंदर हम लोग डेवलप कर रहे हैं। यहाँ हम लोग चाहते हैं, हमने RWD के कई अधिकारियों से भी बात किया कि जितना हमारा मंदिर है, जितना हमारा पर्यटक स्थल है, जितना हमारा हेरिटेज है, इस प्रकार की जो चीजें हैं उसमें भी सड़कें कम से कम 2 लेन होनी चाहिए। और जन सुविधाओं का जो अभाव है, पटना से अगर कोई चलेगा कलानेश्वर के लिए तो उसको बीच में जन सुविधा की जरूरत 1-2 जगह होगी, जबकि NH पर कहीं ये सुविधा नहीं है। इसलिए हमने अपने
विभाग को निर्देशित किया है कि इस पर भी आप चिंता करें कि जगह जगह हम जन सुविधा कैसे उपलब्ध कराएं ताकि आने वाले पर्यटक जो हैं वो जन सुविधाओं के साथ यहाँ तक पहुँचे और यहाँ से एक अच्छी चीज लेकर जाए। कला संस्कृति विभाग में जो गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत हुई है, जो कलाकार पेंशन योजना की शुरुआत हुई है, उसमें अभी तक 85 कलाकारों को हमने पेंशन देने का काम किया है। जिनका उम्र 50 वर्ष से अधिक जिन कलाकारों का हो गया है, जो चिन्हित कलाकार हैं, जो जाने माने कलाकार हैं, ऐसे सभी 50 वर्ष से अधिक के कलाकारों के लिए जो पोर्टल है उस पर आप आवेदन करें और 3,000 रुपया प्रति माह मुख्यमंत्री पेंशन योजना से आपको मिले। उसके अलावा ये परिक्रमा मार्ग जो है वो चारों जगह का सर्वे प्रारंभ है और सब जगह हमारे जिला पदाधिकारी ने हमें बहुत सहयोग किया है। इसके लिए मैं उनको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि जैसे ही मैं वहां से भेजता हूं तुरंत उसकी समीक्षा करके स्थल का निरीक्षण कराकर और तुरंत प्रतिवेदन देते हैं और उस पर त्वरित कार्रवाई हो पाती है। ये बिना आपसी तालमेल का संभव नहीं होता है, इसलिए शासन प्रशासन के सहयोग के बिना काम आगे नहीं बढ़ता है। ये लोकतंत्र के पहिए हैं और ये जितना दुरुस्त रहता है उतने तेज गति से विकास होता है और जनता की भी भागीदारी उसमें उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके बिना ये सब अधूरा है। और इसलिए आप सबसे विनम्र प्रार्थना करते हुए कि ये पहली बार महोत्सव हो रहा है, हमारे अधिकारियों से अगर कहीं कोई त्रुटि आपको दिखता हो तो उसको अन्यथा न लेंगे। मुझे लगता है कि दूसरी बार से इससे अच्छा आयोजन और अधिक सफल आयोजन आपको देखने को मिलेगा। ये मन में विश्वास लेकर जाइए। हो सकता है कि इसको अगर यहाँ से प्रस्ताव जाएगा तो उसको और एक दिन के बदले 2 दिन भी हो जाए। ये एक जगह लोग परिक्रमा करके पूरे भारत और नेपाल के परिक्रमा का आनंद ले सके, ऐसा भी कुछ यहाँ निर्माण हो, इसके लिए भी हमने अपना प्रयास शुरू किया है। जो गिरजा स्थान में तो विकास का काम प्रारंभ ही है 32 करोड़ 31.5 करोड़ की लागत से, और शीघ्र गिरजा स्थान अपने स्वरूप में आएगा, दिखने लगेगा, पर्यटकों को आकर्षित करने लगेगा। अहिल्या स्थान जो दरभंगा में है, हमारे बगल में है, मधुबनी के बगल में, उसके लिए भी 36 करोड़ की राशि 20 करोड़ पर्यटन विभाग से और 12.5 करोड़ की राशि कला संस्कृति विभाग से आवंटित हुई है और वहां भी कार्य प्रारंभ है। इसलिए तेज गति से मिथिला में काम चल रहा है। 11 से अधिक जगहों पर हमारा काम और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रगति यात्रा में जिन स्थलों को चिन्हित किया गया है 36 स्थलों को, वहां भी पर्यटन विभाग का काम तेज गति से चल रहा है। उसको हम समय सीमा के अंदर चाहते हैं कि वो पूरा हो, इसके लिए भी हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं पूरे विभाग की ओर से। उसके अतिरिक्त भी जो भी पर्यटन विभाग और कला संस्कृति विभाग कर सकता है उन सारे कार्यों में हम आगे बढ़ा रहे हैं। और कला संस्कृति विभाग का एक बहुत बड़ा संस्थान मिथिला चित्रकला संस्थान इसी मधुबनी के अंदर है, और इसलिए कि एक गांव में ये मधुबनी को ही सौभाग्य मिला है कि एक जितवारपुर गांव में केवल 3 महिला पद्मश्री है और 5-10 से अधिक पद्मश्री पूरे मधुबनी जिले के अंदर है। इसलिए जितवारपुर को हम लोगों ने क्राफ्ट विलेज घोषित किया है और वहाँ करोड़ों की योजना का लॉन्चिंग 21 तारीख को होने जा रहा है और 21 तारीख को हमारे महानिदेशक वगैरह सभी लोग आएंगे और उस योजना का शुभारंभ भी हम लोग करेंगे। तिथि निर्धारित हुआ है, संभावित है, लेकिन निश्चित रूप से होना है उस काम को। तो इसलिए अनेक काम इस मिथिला के लिए, मिथिला हाट जो पर्यटन विभाग के द्वारा, उसमें भी भूमि अधिग्रहण का काम और अधिक भूमि देने की बात है, वो भी अधिग्रहण का काम शुरू हो रहा है। तो इस प्रकार से इस मधुबनी जिले का संपूर्ण विकास, क्योंकि मधुबनी के अंदर जगह जगह हमारे देवी देवताओं का वास है रहा है,
और ये देवताओं की वास स्थली एक प्रकार से है, इसलिए इसके विकास के साथ आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, सांस्कृतिक पर्यटन को भी हम बढ़ावा देने का काम करते हैं, हेरिटेज के माध्यम से भी काम करते हैं और इको सर्किट का भी निर्माण, इको टूरिज्म को भी आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। अब हम क्रूज टूरिज्म पर भी अपना काम शुरू कर दिए हैं। वो पानी में भी कैसे टूरिज्म विकसित हो सकता है, उसके लिए भी विभाग ने काम करना शुरू किया है। इस मिथिला का कोई जगह अछूता नहीं रहेगा। माननीय विधायक जी, आपको तो बैठे बिठाए सब कुछ मिलते जाता है, इसलिए आप जो भी मांगते हैं उसके पहले आपको मिल जाता है, इसलिए आप ज्यादा सौभाग्यशाली हैं हम लोगों के बीच में। और इस हरलाखी को मिल रहा है। आगे आने वाले दिनों में मुझे लगता है कमला महोत्सव भी जयनगर का स्वीकृत हो जाएगा, तब उसको हम लोग कार्तिक पूर्णिमा में थोड़ा लंबी अवधि के बाद उसको रखेंगे, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा में हमारे जितने स्थानीय कला से परिपूर्ण लोग हैं जो तंत्र विद्या की सिद्धि के लिए जाते हैं, वो सभी कमला में स्नान करके या गंगा में स्नान करने के बाद ही अपनी सिद्धि को प्राप्त करते हैं। तो वहाँ कमला में जाकर और शिलानाथ में जाकर महादेव के पास सर झुकाकर शीलवती देवी के चरणों में अपना मस्तक टेकने का काम करते हैं। इसलिए उन जगहों का भी विकास की रूपरेखा हम लोगों ने तय किया है, कैसे उसका भी विकास हो और उसमें सभी लोगों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। आप सबका इसी प्रकार से सहयोग प्राप्त होता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि मिथिला और ये मधुबनी दुनिया और देश के मानचित्र पर और तेजी से उभरेगा। हम तो पहले से भी मिथिला चित्रकला के मामले में दुनिया के मानचित्र पर खड़े हैं और भी चीजों में ये मधुबनी को क्षमता है आगे बढ़ने का। मखाना उत्पादन के मामले में हम आगे हैं ही, तो कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसी संभावनाएं हैं जो इस मधुबनी को खींच कर आगे लाएगा। केवल युवाओं से आग्रह है कि आप सकारात्मक दिशा में अपनी सोच को बढ़ाइए और महादेव के चरणों में जरूर अपना प्रणाम निवेदित करते रहिए, क्योंकि देवाधिदेव महादेव पहले ही आपको जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा जी ने बताया है कि कैसे महादेव एक तरफ देवता और एक तरफ दानव, जो दलित शोषित पीड़ित प्रताड़ित इस जमाने के लोग थे, उनके लिए भी विष पीने का काम किया। यही राजनीति हमको सिखाता है कि भगवान शिव की तरह नेतृत्वकर्ता बनो। जब जनता के ऊपर संकट आए तो विष पीकर भी वहाँ शांति स्थापित करते रहो। ये हमें उनसे ये प्राप्त होता है। डॉक्टर लोहिया भी कहते थे, उनके जैसे समाजवादी नेता भी, कि राम कृष्ण और शिव जो उनकी पुस्तक है उसमें उन्होंने वर्णन किया है कि राम कृष्ण शिव को तुम देवता मानो न मानो, लेकिन ऐसे एक महापुरुष जरूर है जो वर्षों वर्षों तक जिनकी गीत गाथा, जिनके विवाह के गीत आज भी गाए जाते हैं। अगर किसी वर और कन्या को विशिष्टता देनी होती है तो राम सीता की उपाधि दी जाती है। तो आज भी महाशिवरात्रि के अवसर पर हम उनके विवाह का वर्षगांठ मना रहे हैं। जैसे हम लोग अपने माता पिता का मनाते हैं, तो हमारे ये आदि देव है, आदि माता पिता है, इसलिए उनका भी हम लोग हर साल वर्षगांठ मनाते हैं शिवरात्रि के अवसर पर। और एक चीज और हमें देता है कि पत्नी प्रेम का दुनिया में भगवान शिव से बड़ा कोई उदाहरण नहीं है, जिन्होंने अपनी पत्नी के सब को भी कंधे पर लेकर वो तब तक घूमते रहे जब तक अपनी पत्नी को 51 शक्ति पीठों में परिणत नहीं कर दिया। जहाँ जो अंग गिरा वही शक्ति पीठ हो गया। ये भगवान शिव दर्शाते हैं कि पत्नी की सेवा भी अंत तक करना चाहिए। केवल पति की सेवा पत्नी करते रहे ये जरूरी नहीं है। पति भी पत्नी की सेवा उसी तन्मयता के साथ करे, तभी समाज का ये दोनों पहिया सुचारू ढंग से चलेगा और एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। विलंब चूंकि बहुत हो गया है, इसलिए हम अपने विभाग की और बातें करने लगेंगे तो थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा। वैसे ही महोत्सव में हम सब एक कमर्शियल ब्रेक हो जाते हैं, क्योंकि जो नाच गान लोग सुनने के लिए आते हैं
कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने आते हैं, कुछ जागरण की बातें सुनने आते हैं, उनके लिए ये सब भाषण कॉमर्शियल ब्रेक जैसे टीवी में आते रहता है, बीच बीच में वैसे हो जाता है। आप जरूर अपना मनोरंजन करें और ठीक प्रकार से भक्ति भाव के साथ मनोरंजन करते रहें। आगे ये कार्यक्रम चलता रहेगा रात के 12-1 बजे तक, ये मुझे जो सूचना मिली है, और इसलिए इसका आनंद आप सब लेते रहें। आनंद का ही दूसरा नाम ईश्वर है, इसलिए हमारे जिला अधिकारी का भी नाम आनंद है, और इस आनंद को आप उठाते रहिए, यही हमारी शुभकामना आज के अवसर पर है। हम तो आपके घर के लोग हैं, और इसलिए महाशिवरात्रि के इस पुण्य तिथि पर आप सबको अपनी ओर से शुभकामना देते हुए और जिला प्रशासन को त्वरित गति से इस कल्याणेश्वर महोत्सव के आयोजन की सफलता के लिए धन्यवाद भी देता हूँ। बहुत 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 धन्यवाद।